कल, आज और कल लाल गोयल के संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग को V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा दिखाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम में है, जिन्होंने अपनी बहुत ऊंचाइयों में को छुआ है अपने कैरियर में, उनके जीवन के बारे में जानने का। और ऐसे ही आज एक विशिष्ट अतिथि हमारे साथ हैं, जो अपनी जीवन की यात्रा में शुरुआत कहां से करके और कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचे, उस जीवन यात्रा के लिए, उनकी जानकारी के लिए आज हम उनसे चर्चा करेंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा और परिचय देना चाहूंगा श्री प्रोफेसर डॉक्टर आलोक प्रकाश मित्तल का। प्रोफेसर डॉक्टर आलोक प्रकाश मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। प्रोफेसर डॉक्टर आलोक प्रकाश मित्तल ने बी ऑनर्स में 1978 में डिग्री हासिल की गोरखपुर से। आपने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से 1980 में। आपने पीएचडी की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आईआईटी दिल्ली से इन 1991 में। आप डीन के रूप में 2003 से 2016 तक कार्यरत रहे। आप एनबीए एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य रहे, जिसमें करीब 80 इंस्टीट्यूशंस को, 80 संस्थाओं को, 80 इंस्टीट्यूट्स को उसका एक्रेडिटेशन दिलाया गया, उनको अनुमोदित करके उनको रजिस्टर्ड कराया गया, अप्रूव कराया गया। आपने एक्सपर्ट कमेटी के में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के आप सदस्य रहे, जो कि कोर्सेज को, कंप्यूटर को, साइंस और डिफरेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने अलॉट करवाए उस जमाने में, अपने टाइम में। आप एक्सपर्ट कमेटी ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के भी सदस्य रहे। आप जनरल चेयर आपने रहे आईईई, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 2010 में, 2010 में। आप सीनियर मेंबर आईईई यूएसए हैं। आप फेलो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हैं, फेलो आईईटीई हैं, लाइफ मेंबर आईएसटी हैं, लाइफ मेंबर सिस्टम सोसाइटी ऑफ इंडिया हैं। आप सचिव, आप सदस्य सचिव रहे एआईसीटी, मेंबर सेक्रेटरी एआईसीटी के रहे 2016 से और अभी हाल फिलहाल तक। और आजकल आप एनएसयूटी के वेस्ट कैंपस के डायरेक्टर हैं। आपके मोर देन 65 से ज्यादा आर्टिकल बहुत रेपुटेड जर्नल्स में, नेशनल इंटरनेशनल में पब्लिश हो चुके हैं, और आपने 60 कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः प्रोफेसर डॉक्टर आलोक प्रकाश मित्तल हमारे शो कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर आलोक प्रकाश मित्तल, आपको भारत ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है, क्योंकि आपने बहुत ही ऊंचाइयां छुई शिक्षा क्षेत्र में। और आप क्योंकि मेंबर सेक्रेटरी रहे एआईसीटी के, तो जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस थे, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वगैरह, सब कॉलेजेस आपके अंडर में रहे। इतनी ऊंचाइयां जो आपने छुई हैं, इसमें आपको सब लोग जानते हैं आपको, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत कम ही लोगों को पता होंगी। वो है आपका बचपन। आपने कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपका बचपन बीता, और कहाँ आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, इस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। प्रोफेसर डॉक्टर आलोक प्रकाश मित्तल, प्लीज। धन्यवाद लाल गोयल जी। अभी जैसा कि लाल गोयल जी ने कहा, मैं टेक्निकल एजुकेशन में पिछले करीब 40 साल से एसोसिएटेड हूँ। मेरा जन्म हुआ मवाना, जिला मेरठ, जो हस्तिनापुर के पास है। मवाना हस्तिनापुर के पास है, तो वहां पर मेरा जन्म हुआ सन 1957 में। बचपन मेरा मवाना में ही बीता। हाई स्कूल मैंने मवाना से किया। मेरे घर में खेती का काम होता था और मुझे बहुत शौक था खेतों में काम करने का। तो मैं घर में सबसे छोटा भी था, तो
मेरे पिता जी श्री दया प्रकाश मित्तल जी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, वो यही कहते थे कि ये तो खेती कर लेगा, क्योंकि मैं सबसे छोटा था और सब मेरे बड़े भाई अपने अपनी जगह सेटल हो चुके थे उस समय तक। तो मैं काफी खेतों में काम करने का मुझे बहुत शौक था। हाई स्कूल तक मैंने वहां से मवाना से किया, तो मेरी हाई स्कूल में करीब करीब फर्स्ट डिवीजन थोड़ा सा पीछे रह गया था मैं। तो मेरे बड़े भाई साहब जो उस समय रुड़की में इंटरमीडिएट कॉलेज में अध्यापक थे, वो मुझसे कहने लगे कि तू मेरे साथ रुड़की रह, इंटर तू रुड़की से कर तो तेरा भविष्य संभल जाएगा। फिर उन्होंने एक वो और बात मुझसे कही कि देख, खेती तो तू साइंस पढ़ के भी कर सकता है, कुछ भी पढ़ के कर सकता है, लेकिन यहाँ रह करके, मवाना में रह करके शायद तू कुछ और नहीं कर पाए, तेरा जो तेरे अंदर प्रतिभा है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगी। तो वो ये कह करके मुझे रुड़की ले गए। रुड़की से मैंने इंटरमीडिएट किया। बहुत वहां पर काफी लेबोरियस स्टूडेंट रहा मैं, सभी लोग कहते थे। एक किस्सा है कि 12th क्लास के हाफ ईयरली में एक हमारे मैथमेटिक्स के टीचर थे, तो उन्होंने मुझे 34 आउट ऑफ 34 मार्क्स दे दिए हाफ ईयरली में, जबकि मुझे मालूम था कि मेरा एक क्वेश्चन उसमें गलत हुआ है। तो मैं वो कॉपी लेकर के उनके पास गया कि सर ये क्वेश्चन शायद मेरा गलत है, आपने ये गलत नंबर मुझे दे दिए। तो वो कहने लगे कि बेटा मैं जानता हूं कि तुम जानते हो सब कुछ, फिर एक क्वेश्चन गलत होने से क्या है, लेकिन तुम सब कुछ जानते हो, इसलिए ये तो गलती किसी वजह से हो गई, इसलिए मैंने तुम्हें पूरे नंबर दिए हैं। खैर, इस तरह से फिर उसके बाद भी मैं रुड़की विश्वविद्यालय में। नहीं, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा प्रोफेसर मित्तल। आपका इंटरमीडिएट में जब जैसे आपने बताया आप रुड़की पहुंच चुके थे, तो आपको बुरा नहीं लगा जब आपको शिफ्ट किया गया, आपको स्थानांतरित किया गया मवाना से रुड़की में? क्योंकि आप मवाना में आप बताए थे आप खेती में बहुत दिलचस्पी लेते थे, और आपको जब रुड़की ले जाया गया तो वहां तो खेती आप नहीं कर रहे हैं, तो आप एज ए विद्यार्थी थे। हाँ, तो बस वो भाई हमारे बड़े भाई साहब ने यही मुझसे कहा। उस समय मैं तो यही चाहता था कि मवाना में ही रह करके मैं खेती के काम में लगा रहूं और उसमें रहूं। तो उन्होंने ये कहा कि देख, खेती तो तू बाद में भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, लेकिन अगर तेरा कुछ और डाइवर्जन का वो है कि तेरे अंदर प्रतिभा है, तो तू उसको पहले एक्सप्लॉइट कर। अगर नहीं वो होगी तो खेती तो तू बाद में यहाँ आकर के फिर भी कर लेगा। तो आपने इंटरमीडिएट जो किया जी, जो आपने इंटरमीडिएट किया, तो उसमें आपकी डिवीजन कौन सी आई? इंटरमीडिएट में वहां पर जैसा कि मैं अभी बता रहा था, सब लोग मुझे कहते थे कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये बोर्ड में पोजीशन लाएगा, लेकिन मेरे कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि इंटरमीडिएट के एग्जाम के टाइम पर मैं बीमार हो गया और एग्जाम बहुत अच्छा नहीं कर पाया, तो जिसकी वजह से मेरी फर्स्ट डिवीजन थोड़ा पीछे 4 नंबर से मेरी फर्स्ट डिवीजन रुक गई और मैं सेकंड डिवीजन ही ला पाया। तो और मेरा रुड़की विश्वविद्यालय में भी सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं उस समय पर बीमार हो गया था काफी। तो ये मेरा एक दुर्भाग्य था, लेकिन फिर भी उस समय मेरा गोरखपुर में सिलेक्शन हो गया। गोरखपुर में मैं सिलेक्ट हो गया। जब मैं पहली बार गोरखपुर गया, वहां का मुझे अभी तक भी याद है कि उस समय बाढ़ आई हुई, 1974 की बात है ये। और ये गोरखपुर जब आप गए तो गोरखपुर में आपका किस उसमें सिलेक्शन हुआ था? बी में? गोरखपुर में भी मेरा वेटिंग लिस्ट के थ्रू सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि जैसा मैंने बताया इंटरमीडिएट में मेरे मार्क्स फर्स्ट डिवीजन से थोड़ा पीछे रह गए थे, तो मेरा बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से, क्योंकि 59% से ज्यादा मेरे मार्क्स थे, तो इसलिए मैं गोरखपुर में वेटिंग लिस्ट के थ्रू मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिली। जब मैं पहली बार गोरखपुर ज्वाइन करने के लिए गया, उस समय बहुत जबरदस्त बाढ़ आ रही थी। इनफैक्ट ज्वाइन करने भी नहीं, बल्कि वेटिंग लिस्ट के थ्रू मेरा एडमिशन होना था, तो मुझे कॉल किया गया था और जबरदस्त बाढ़ थी, तो हमारी ट्रेन लेट हो गई और मुझे वहां 3 बजे तक पहुंचना था मैक्सिमम। वैसे 10 बजे का टाइम था, लेकिन मैक्सिमम 3 बजे तक पहुंचना था। लेकिन वो ट्रेन जो हमारी सुबह 11 बजे पहुंचनी चाहिए थी वहां पर, वो पहुंची शाम को 4 बजे, क्योंकि बाढ़ आई हुई थी बहुत ज्यादा। तो मेरा एडमिशन उस दिन मेरी सीट किसी और को दे दी गई। ये भी एक फिर खैर मैं वहाँ के प्रधानाचार्य जो थे उनसे मिला कि साहब ऐसे ऐसे हमारी ट्रेन लेट हो गई और ये बाढ़ की वजह से हुआ, तो हमें एक चांस और मिल जाए।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उसके एक हफ्ते बाद कि हम सेकंड लिस्ट निकालेंगे वेटिंग लिस्ट की, उसमें तुम्हारा नाम तुम्हें हम कंसीडर कर लेंगे। तो उसमें सेकंड लिस्ट के लिए मैं दोबारा गया, ये बात है शायद अगस्त के फर्स्ट वीक की। उस समय तक वहाँ क्लासेज ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। तो उस सेकंड लिस्ट में मेरा नंबर आ गया और मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गई। तो आपने जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वहां ज्वाइन किया तो उसमें आपका क्या मनोदशा थी पढ़ने में, या तब भी आपका मन चाह रहा था कि मैं खेती बाड़ी में जाऊं, या आप उस वक्त सोच लिया था कि अब आपको? उस समय तक तो क्योंकि मैं मुझे मेरे पिताश्री ने भी और मेरे बड़े भाई साहब ने भी काफी समझाया कि देखो इंजीनियरिंग में एडमिशन एक बार हो गया है तो खेती तो ऐसी चीज है कि तुम जब चाहो तब कर सकते हो। और हमारे पास इतना बड़ा फार्म हाउस भी नहीं है, हमारे पास एक फार्मिंग थी लेकिन हम बहुत छोटे किसान थे, मवाना में हम छोटे किसान थे। तो अब आप जब वहां पहुंच गए और आपने अपनी एजुकेशन शुरू की तो वहां पे आप किस तरह के छात्र थे उस वक्त, आपकी क्या पोजीशन थी? वो मैं बताता हूँ। तो उसके बाद फिर जब गोरखपुर में मैंने ज्वाइन कर लिया तो मुझे मेरे साथ एक ये रहा था कि मैं पढ़ने में मतलब बहुत अच्छा, ग्रैबिंग पावर मेरी बहुत अच्छी थी और सिंसियरिटी काफी अच्छी थी। हालांकि मुझे कंपनी वहां पर ऐसी मिली कि कुछ जो कई बार मैं क्लास वगैरह भी छोड़ देता था, लेकिन उसके बाद भी मैं वहां के अच्छे स्टूडेंट्स में मेरा काउंटिंग होने लगी। तो फर्स्ट ईयर मेरा अच्छा बीता, करीब करीब 65% मार्क्स मेरे फर्स्ट ईयर में आ गए। जबकि हालत जैसे मेरा वेटिंग लिस्ट से सिलेक्शन हुआ था तो ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे सीनियर मतलब अच्छे मार्क्स के थे, लेकिन मेरी क्लास में मैं पहले 10 पोजीशंस में मेरा नंबर आ गया था। तो अच्छे स्टूडेंट्स में मुझे माना जाने लगा था। काफी मेहनत की मैंने वहां पर भी। तो उसके बाद मुझे 4 साल रहा, 4 साल काफी अच्छी मतलब बीते वहां पर, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। कोई दिलचस्प अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? सबसे अच्छा तो यही है कि मैं वहां पर, हमारे यहाँ गोरखपुर में उस समय क्योंकि नया कॉलेज था, बहुत पुराना कॉलेज नहीं था, तो फैकल्टी बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ फैकल्टी मेंबर तो बहुत अच्छे थे, प्रोफेसर कुछ बहुत अच्छे थे, लेकिन ज्यादातर फैकल्टी वो एडहॉक फैकल्टी और मतलब एक दो साल वाले एक्सपीरियंस थे। तो बहुत अच्छी फैकल्टी नहीं थी कुल मिलाकर के। तो हमारा 2-3 बार मेरा टीचर्स के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक हमारे टीचर कुछ सोल्व कर रहे थे तो मैंने उनका कुछ गलतियां बता दी, तो वो बहुत नाराज हो गए मुझसे। उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा पता, लेकिन जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो उनका मुझ पर बहुत स्नेह था। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काफी सीनियर पर्सन थे और मुझे पहले से जानते भी थे वो, तो उनका मुझ पर बहुत स्नेह था। तो मैंने जब उनसे बताया ये सारी चीजें तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं उनको समझा दूंगा। तो उन्होंने खैर टीचर को समझा दिया। एक बार और मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। तो इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन, उस समय इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन एक सब्जेक्ट हुआ करता था। अब आज की डेट में तो खैर पिछले 40 साल में इतने बदलाव हो गए हैं कि मशीन डिजाइन पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, आजकल कंट्रोल सिस्टम्स पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन मेरी बहुत अच्छी थी, उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने जो हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वही पढ़ा रहे थे, तो जब उन्होंने क्वेश्चन दिया तो मैंने उसको अच्छी तरह से खुद सोल्व किया। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते थे कि जो टेक्स्ट बुक्स में सोल्ड एग्जाम्पल्स होती थी उनके बेस पर उसका सॉल्यूशन निकाल करके ले जाते थे। तो जो हमारे जो ट्यूटोरियल क्लास ले रहे थे वो एक एडहॉक टीचर थे, तो मैं क्लास में सबमिट करने में 2 दिन लेट हो गया। तो उन्होंने मुझे मिनिमम मार्क्स दे दिए। मिनिमम मार्क्स मीन्स उन्होंने मुझे 50 में से 12 नंबर दिए, जो जस्ट पासिंग मार्क्स हुआ करते थे। अच्छा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिर से मेरा वही था कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मेरा बहुत अच्छा रेपो था। तो मैं उनके पास गया कि साहब ये सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया, खुद सोल्व किया है, और आप दूसरे बच्चों की कॉपी और मेरी कॉपी एक बार देखें तो आपको शायद कुछ पता चले इसमें डिफरेंस। तो ही लिसन टू मी, और उन्होंने कहा मुझसे, उन्होंने चेक की कॉपी, वास्तव में उन्होंने मेरी सारे बच्चों की कॉपी चेक की और मेरी कॉपी चेक की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और मैं टीचर को समझा दूंगा। तो वो टीचर एक्चुअली जो वो एडहॉक टीचर थे वो मुझसे 1 साल सीनियर बैच में ही थे। मैं फाइनल ईयर में था, वो उससे पहले ही बैच में पास आउट किए थे। तो वो मुझसे थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा खुंदक भी खाते थे। तो ये सब भी थी।
तो आपका उसमें मार्क्स बढ़ाए उन्होंने फिर? उन्होंने मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में मुझे 49 आउट ऑफ 50 दिए मार्क्स। जब मैंने उनको चैलेंज किया कि साहब आप मुझे ये, तो इसके बाद आपने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया रुड़की यूनिवर्सिटी से? उसके बाद या इंजीनियरिंग करने के बाद मैं रुड़की यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो गया, पावर अपरेटस एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव्स करके। मेरिट पे हुआ या कोई कंपटीशन था? नहीं, वहां पर मेरिट प्लस इंटरव्यू करके था, मेरिट प्लस इंटरव्यू। तो उसी से इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू में मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। तो पीएईडी, मतलब वहां पर पीएईडी नंबर 2 लेवल की ब्रांच थी। नंबर 1 पे मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन को प्रेफरेंस जाता था, पीएईडी नंबर 2 थी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्योंकि पहले से मशीन्स में ज्यादा था, तो मैंने पीएईडी ही ऑप्ट की थी और वो मुझे मिल गई। तो एमई में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एमई में भी फिर कुछ ऐसा ही रहा कि जैसा कि मैं अभी बता भी रहा था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमें एक पढ़ाने वाले जो टीचर थे एमई में, वो अभी भी मैं उनको बहुत अच्छी तरह मुझसे कांटेक्ट भी है। तो वो बहुत ही कैजुअल टाइप के टीचर थे। बाकी सब्जेक्ट हमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ाए हैं, लेकिन वो बहुत कैजुअल टाइप के टीचर थे। तो हमारा उनके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ। और वैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन क्योंकि वो पढ़ाते ठीक से नहीं थे, तो मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ दी, ज्यादा मैंने किया नहीं। और मुझे मिनिमम पासिंग मार्क्स डी ग्रेड पे पास किया गया। बाकी और सब्जेक्ट में मेरे बाकी सब सब्जेक्ट्स में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो इसलिए मुझे 3 से ज्यादा, मतलब 75% से ज्यादा मेरे मार्क्स रहे। लेकिन उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे डी ग्रेड मिला। उसके बाद बाई चांस क्या हुआ, जब मैं एमई करने के बाद पीएचडी के लिए भी नहीं, बल्कि एक रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन एडवर्टाइज हुई थी आईआईटी दिल्ली में। तो मैंने उसके लिए एप्लीकेशन डाल दी थी। तो उसका इंटरव्यू के लिए मेरे पास कॉल आई। वो रिसर्च एसोसिएट बेसिकली जो एक प्रोजेक्ट के लिए था, और वो प्रोजेक्ट बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का था। तो इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया। अच्छा, वहां भी मुझे, जब मैं इंटरव्यू देने गया, तो मुझे बाहर ये पता लगा कि वहां पर उन्हीं जिनका वो प्रोजेक्ट है, जिन प्रोफेसर का, उनके अंडर में ऑलरेडी एक एमटेक में कैंडिडेट काम कर रहा है और उसका सिलेक्शन श्योर है, श्योरिटी है। तो हम बहुत कैजुअल वे में, हम बिल्कुल फ्री स्टाइल में, मैं कहा साहब होना तो है नहीं क्योंकि उसका श्योर है, तो हम बिल्कुल फ्री स्टाइल में इंटरव्यू देने गए। वहां हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आती है? तो मैंने उसका जवाब दिया कि साहब मेरा डी ग्रेड था एमई में, तो आप समझ सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे कितनी आती है। तो सब लोग हंसने लगे। फिर एक टीचर बाई चांस, वो मतलब वो एक्सपर्ट थे, वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के थे, बाद में मुझे पता लग गया। मैं तो पहले मैं उनको जानता नहीं था, वो एक्सपर्ट थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के लिए कहा जाए तो तुम कितने दिन में सीख लोगे? तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि साहब सीखने के लिए तो अब इतना विश्वास है कि आप मुझे आईसी इंजन, जो मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, वो भी सीखने के लिए कहें कि मैं 2 महीने के अंदर उसमें परफेक्शन ला सकता हूँ, इतना विश्वास है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो फिर भी मेरा अपना सब्जेक्ट है, तो 1 या 2 महीने के अंदर मैं इसमें परफेक्शन ला सकता हूँ। ये सब होता रहा। फिर बाई चांस एक जो प्रोजेक्ट था वो साइक्लो कन्वर्टर के ऊपर था, वो एयरक्राफ्ट पावर सप्लाई के ऊपर था, बेसिकली एयरक्राफ्ट पावर सप्लाई यूजिंग साइक्लो कन्वर्टर। तो मेरे एक फ्रेंड ने एमई में सेमिनार दिया था साइक्लो कन्वर्टर के ऊपर, और वो सेमिनार उसने कम से कम 20 बार मुझे सुनाया था प्रिपरेशन के लिए। तो मुझे काफी डाटा याद हो गया था। तो उस चक्कर में मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। मैंने एक एक चीज बता दी कि 1949 में साइक्लो कन्वर्टर में क्या हुआ था, और इस तरह से करके बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ मेरा, और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। हालांकि मेरे गाइड जो जिन सुपरवाइजर थे, उन्होंने मुझे बाद में बताया कि उस दूसरे बच्चे का, जिसका सिलेक्शन होना ऑलमोस्ट श्योर था, वो सिर्फ क्योंकि एक्सपर्ट अड़ गए, वो गाइड फिर भी उसी को चाहते थे, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा कि नहीं, ये बेटर कैंडिडेट है, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपने, जैसे अभिमन्यु वाला मामला हुआ था कि एक सुन के आपका सिलेक्ट, उसके बाद बिल्कुल सही बात है। मेरे एक दोस्त, मतलब जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसके बाद आपका, फिर आपने आईआईटी दिल्ली ज्वाइन कर लिया एज ए रिसर्च स्कॉलर। जी, रिसर्च में रहा। उनमें मेरे रिसर्च सुपरवाइजर ने वास्तव में मेरे साथ बहुत मेहनत की। उन्होंने मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वास्तव में पारंगत कर दिया। वास्तव में 3 महीने के अंदर हम उन्होंने शुरू में पहले 3 महीने उन्होंने मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स क्लियर कराए। ऑफ कोर्स अपने प्रोजेक्ट का काम तो वो देते ही थे। वो मुझे ये कहते थे कि 3 घंटे पहले, शुरू में 3 घंटे, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक तुम सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अपने वो करोगे रिवीजन, और उसके बाद आफ्टरनून से तुम मेरे प्रोजेक्ट का काम करोगे।
तो इस तरह से उन्होंने कहा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे पारंगत कर दिया उन्होंने मुझे 3 महीने के अंदर। मैं रियली उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका पहला रिसर्च स्कॉलर था, वो उसके भी यंग थे। बाद तो बहुत अच्छा, मतलब मैंने, हालांकि करीब करीब 3 साल में मेरी पीएचडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। 84 में उन्होंने मुझे राइट अप के लिए कह दिया, लेकिन वहां फिर मेरे गाइड के साथ कुछ पीएचडी में होता है, किसी डिस्कशन पे मैं उनको थोड़ा सा नेगेट कर दिया, तो वो खुंदक खा गए मुझसे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी पीएचडी अभी नहीं होगी। तो मुझे उन्होंने, जबकि वो उससे पहले मुझसे कह चुके थे तुम्हारा काम कंप्लीट हो चुका है, राइट अप शुरू कर दो। मैं राइट अप शुरू कर चुका था, ये 84 की बात है, लेकिन मेरी थीसिस उन्होंने सबमिट नहीं होने दी। मेरी थीसिस जब मेरे 7 साल जो मैक्सिमम टाइम है उसका पीएचडी का, जब मेरे 7 साल पूरे हो गए तब मेरी पीएचडी सबमिट हुई। 7 साल के, मतलब इसीलिए आपको 1991 में तक वेट हाँ, करना पड़ा, तब और जाके उसके बाद भी एक और बहुत अच्छी वो रही, एक बहुत, मैं कहता हूँ मेरे लिए, खैर अब एक्सपीरियंस वाइज तो बहुत अच्छे रहे ये चीजें उस समय। हालांकि उस समय तो मेरा पीएचडी डिले जरूर हुई, लेकिन मुझे उनके साथ काम करते रहने का बहुत एडवांटेज मिले, क्योंकि मुझे एक अंदर से विश्वास एक डेवलप हो गया सब्जेक्ट में और काम करने में, कैसे काम किया जाता है, क्योंकि वो बहुत मेहनती थे। मेरे रिसर्च सुपरवाइजर थे, वो बहुत मेहनती थे। और उसके बाद आप फिर कहाँ गए? वहीं आईआईटी में कंटिन्यू किया? तो आईआईटी से मैंने फिर इसी बीच में, जब मेरा थीसिस सबमिट नहीं हो पा रही थी, तो उस समय पर मेरे एक्चुअली 4.5 साल तक स्कॉलरशिप मिलती है, तो स्कॉलरशिप भी मेरी बंद होने लगी थी। तो उस समय मैंने कुरुक्षेत्र में लेक्चरशिप ज्वाइन कर ली। आई बिकेम लेक्चरर इन कुरुक्षेत्र। उस समय पीएचडी का काम मैं वीकेंड पे आकर के यहाँ पीएचडी का काम करता था और बस कुरुक्षेत्र में टीचिंग करता था। तो कुरुक्षेत्र में रहा 2 साल में। उस बीच में 2 साल में मेरा फिर जब मैं कुरुक्षेत्र से मेरा सिलेक्शन हो गया हमीरपुर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रमोशन होकर के हमीरपुर में सिलेक्शन हो गया। मैं आपको यहाँ ये पूछना चाहूंगा प्रोफेसर मित्तल, आप इंजीनियर थे और आपने इंजीनियरिंग में इतनी महारत हासिल की, तो आपने एज ए इंजीनियर काम ना करके अध्यापन के कार्य को क्यों चुना? हाँ, ये मैं बताना चाहूंगा आपको। मैंने जब इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, उसी समय मैंने 2-3 जगह, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी और भी ओएनजीसी में, मेरा 79 में ओएनजीसी में सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन मुझे, क्योंकि एक तो हमारे जो मेरे पिताश्री थे वो टीचर रहे शुरू में, तो मुझे कुछ टीचिंग से, और जो मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मेरे गोरखपुर में, उनसे बहुत अफेक्शन हो गया था। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि टीचिंग में रह करके आदमी अपने आप को ज्यादा ऊपर ले जा सकता है, उसमें फ्रीडम बहुत है काम करने की। तो इसीलिए मैंने फिर एमई ज्वाइन किया। हालांकि जब एमई करते करते मेरा ओएनजीसी में सिलेक्शन भी हो गया था, और उस समय के हिसाब से ओएनजीसी वास्तव में बहुत अच्छी थी। मुझे घर में भी समझाया गया, सब लोगों ने कहा कि ज्वाइन कर लो। तो खैर मैंने कहा नहीं, मैं इसी फील्ड में रहूंगा, एमई में रहूंगा। जब मैं पीएचडी कर रहा था, फर्स्ट ईयर ही था मेरा पीएचडी का, उस समय मेरा यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी सिलेक्शन हुआ। तब भी घर वालों की तरफ से बहुत प्रेशर हुआ कि यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ज्वाइन कर लो। मेरे एक अंकल, हमारे एक चाचा जी उस समय चीफ इंजीनियर भी थे यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो उन्होंने भी काफी कहा कि अब तो यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कंडीशंस काफी सुधर रही हैं, तुम ज्वाइन कर लो। लेकिन फिर भी मैंने ये कहा कि नहीं, मैं इधर टीचिंग, तो आप अंदर से ये भावना उठी कि टीचिंग एक ऐसा एरिया है जिसमें आप अपना इंडिपेंडेंस रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह करके काम कर सकते हैं। तो फिर कुरुक्षेत्र के बाद आपने बताया कि मैंने 2 साल फिर मैं हमीरपुर रहा जी। हमीरपुर में मेरा बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया बाई चांस। ये एक अनफॉर्चुनेट वो रहा। मैं मोटरसाइकिल से था, मेरा ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। उस समय आई लॉस्ट माय मेमोरी फॉर अबाउट ए मंथ। बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया था मेरा। तो उसके बाद से कुछ मेरा, मतलब सभी लोग कहने लगे कि तुम पहाड़ों में वहां रहते हो, तुम्हारा इतना, क्योंकि पहाड़ों का अनुभव भी इतना नहीं है। तो फिर उसके 6 महीने बाद कुरुक्षेत्र की वैकेंसी एडवर्टाइज हुई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो मुझे कुरुक्षेत्र में मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं वापस कुरुक्षेत्र आ गया। तो और कुरुक्षेत्र से फिर उसके बाद आप कुरुक्षेत्र में करीब 8 साल में रहा दोबारा। उसके बाद में प्रोफेसर बन करके मुझे ये मुरथल में हरियाणा गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज था, छोटू राम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहां मेरा प्रोफेसर सिलेक्शन हो गया। वैसे भी वो दिल्ली के भी पास था। उस समय मेरे बच्चे भी थोड़ा बड़े हो रहे थे, उनके बारे में भी मुझे ये था कि कहीं कोचिंग वगैरह अच्छी जगह मिले दिल्ली के आसपास रहें, ज्यादा अच्छा है। तो मैं मुरथल शिफ्ट हो गया एज प्रोफेसर एंड हेड। और फिर आप इसमें कब आए?
डीन कब बने? 4 साल मुरथल रहने के बाद मैं एक 2001 में ये दिल्ली में ये कॉलेज था, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी पोस्ट एडवर्टाइज हुई। तो मैंने कहा वही, फिर उससे वही चीज आ गई, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बच्चों के बारे में भी थोड़ा चिंतित था, तो मैंने कहा दिल्ली अब शिफ्ट कर लें, ज्यादा अच्छा है। तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया और यहाँ भी मेरा इंटरव्यू वगैरह बहुत अच्छा हो गया और मेरा सिलेक्शन हुआ, प्रोफेसर होकर के मैं दिल्ली आ गया। तो दिल्ली में मैंने जून 2001 में मैं दिल्ली ज्वाइन किया जी। वहाँ दिल्ली में मेरा बहुत अच्छा यहाँ पर सभी लोगों ने बहुत स्वागत भी किया, और मेरे जो वहाँ उस समय के यहाँ के डायरेक्टर थे डॉक्टर BN गुप्ता, वो तो खैर बहुत ही अच्छे थे। तो मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ बहुत अच्छा हुआ मेरे, मतलब। और आपको डीन जो है 2003 से बना दिया गया जी। मुझे जब मैंने ज्वाइन किया था उसके 4-5 दिन बाद उसी समय मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बना दिया गया, और फिर 2003 में मुझे डीन बना दिया गया। और उसके बाद आपको जब इसमें AICTE में लिया गया? हाँ, उसके बाद 2016 में मैंने AICTE में अप्लाई किया। जनवरी में मैंने एप्लीकेशन डाली, जनवरी में मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो मेरा यहाँ का इंटरव्यू बाई चांस बहुत अच्छा हो गया। उस समय तक मेरे पास काफी एक्सपीरियंस भी हो चुका था, करीब 10 साल से ज्यादा प्रोफेसर रह चुका था मैं। 10 साल क्या 15 साल से ज्यादा प्रोफेसर रह चुका था। 97 से 2016 18 साल हो गए थे प्रोफेसर हुए। तो काफी अच्छा मतलब मेरा इंटरव्यू रहा, तो मैंने AICTE ज्वाइन कर लिया। तो AICTE में आपका कोई संस्मरण हो, संक्षिप्त में बताएं। AICTE में उस समय मुझे जो चेयरमैन थे वो बहुत अच्छे थे, जो हमारे अभी भी वो AICTE के चेयरमैन हैं, उन्हें सेकंड टर्म मिल गई है। तो वो प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने मतलब उनके संरक्षण में इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ, एक ऐसी टीम बन गई थी। हालांकि उस समय पर उनके ज्वाइन करने से पहले 2015 में उन्होंने ज्वाइन किया था, 2016 में मैंने ज्वाइन किया। उससे पहले AICTE की रेपुटेशन बहुत खराब थी। AICTE की रेपुटेशन की यहाँ तो पैसा दे करके रिकमेंडेशन मिल जाती है, और पैसा ये मैं आपसे पूछना भी चाहता था। हाँ। कि ज्यादातर धारणा ये है कि AICTE में ब्रीफ केस कल्चर चलती है। तो हाँ, क्या उस समय तक थी ये, लेकिन हमारे सहस्त्रबुद्धे साहब बहुत ही क्लियर मेंटेलिटी के थे। और मेरा जाना, मैं तो बिल्कुल इस चीज में विश्वास नहीं रखता। मेरा तो बिल्कुल ही इस डायरेक्शन में ये था कि इट शुड बी फेयर। तो हम दोनों की टीम बहुत अच्छी बन गई। और उसके कुछ समय बाद, 7-8 महीने बाद 2017 में हमारे वाइस चेयरमैन थे, वो भी नए आ गए, उनके साथ भी बहुत अच्छा रेपो बन गया। तो हमारी तीनों की टीम इतनी अच्छी डेवलप हो गई कि उन 3 सालों में AICTE ने बहुत अच्छे काम किए। लाइक एक आप भी शायद हो सकता है आपने सुना भी हो, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक प्रोग्राम है, वो हम लोगों ने 2016 में ही शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जो मिनिस्ट्री की या अदर प्राइवेट, अभी तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी कर दिया। फर्स्ट एडिशन में हमने सिर्फ मिनिस्ट्रीज का किया था। मिनिस्ट्रीज को जो प्रॉब्लम्स आती हैं टेक्निकली, या जो प्रॉब्लम जिस चीज को वो बहुत हार्ड समझते हैं, बहुत डिफिकल्ट चीज है, वो प्रॉब्लम्स हमने स्टूडेंट्स को दी सोल्व करने के लिए, कि वो मतलब उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करें कि किस तरह से इनका सॉल्यूशन लिया जाए। और स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत अच्छे मतलब जो मिनिस्ट्रीज ने भी बहुत अप्रिशिएट किए। उस समय करीब 4000 प्रॉब्लम्स हमने दी थी। 4000 प्रॉब्लम्स में से फाइनल हमने जो प्रॉब्लम दी थी वो 600 प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट करके 20 तो आपने जो दिया ये बहुत सक्सेसफुल हुआ। अब स्मार्ट इंडिया है। तो अब चलते चलते समय का अभाव है, प्रोफेसर मित्तल, अब आपसे चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? देखिए, मैं तो जैसा कि मेरे अपने एक्सपीरियंस भी यही रहा कि युवा पीढ़ी को सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि हार्ड वर्क से कभी पीछे ना जाएं। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू लाइफ फॉर सक्सेस। हार्ड वर्क, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतने ही आपको सफलता मिलती जाएंगी। ये सोचना कि हम बैकडोर से एंट्री लें या हम इधर उधर लगाएं, अपने ऊपर विश्वास रखें और अपना हार्ड वर्क करें। तो यही एक सबसे बड़ा संदेश मैं अपनी युवा पीढ़ी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर आलोक प्रकाश मित्तल आपका, कि आप हमारे से जुड़े। आपने इतनी अच्छी दिलचस्प बातें बताई। मन बहुत कर रहा है और भी बातें करने का, लेकिन समय का अभाव है। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कल, आज और कल लाल गोयल के संघ का ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित किया गया V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, एवं इसे सीधा दिखाया गया फेसबुक और यूट्यूब पे। एंड अवर एंडेवर इज टू ब्रिंग टू यू एवरीडे न्यू टॉपिक in our morning session of the English edition, that is media conference with Lal Goyal.
and tomorrow we are doing the weekly series which we started from the last week. That is the thought leadership series, and tomorrow our topic is, do banks support business? And our chief guest of tomorrow is Mr. Ramnath Pradeep, LLB, PhD, PG Economics, former chairman and managing director, Corporation Bank, Mumbai. He is going to join, and he will be taking my state questions. He will be alone for and the entire time, for it's a weekly edition where he will take my state questions and he will answer those questions. So please tune in tomorrow for media conference Lalgol at 10:30 AM. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर आलोक प्रकाश मित्तल कि आप जुड़ के इतनी अच्छी दिलचस्प बातें बताई। मौका मिलेगा तो फिर कभी आपको फिर हम जुड़ के और आपसे और भी बातें जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप करना चाहूंगा ग्लोबल टीवी चैनल का भी, जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। जी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका कि आप हमारे संग जुड़े और आपने इस कार्यक्रम को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।